नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की जारी। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से की जारी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार को 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किया उद्घाटन। प्रगति मैदान में आयोजित मेले में 3,500 से अधिक प्रदर्शक कर रहे हैं शिरकत। 19 से 27 नवंबर तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा व्यापार। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने करनाल चीनी मिल में 48वें पेराई सत्र का किया उद्घाटन। कहा, चीनी मिल में 55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई के साथ 10% चीनी रिकवरी का रखा गया है लक्ष्य। सरकार किसानों से गन्ना खरीदेगी और समय पर भुगतान करेगी सुनिश्चित। तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून के तेज होने के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की है संभावना। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में लगातार कृषि और कृषक को और ऊर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। समृद्धि और खुशहाली पर केंद्रित सशक्त कदम, जिसके चलते भारत के अन्नदाता आधुनिक खेती द्वारा खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसमें पात्र किसानों को साल में 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी द्वारा 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। सीधे बैंक खातों में आती इस वित्तीय सहायता से किसान अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। लाखों किसानों का जीवन सुधरने लगा है। आमी এই किसान सम्मान नीति पेये आमी खूब उपकृत हई, आमी निजेও सम्मानित हई। विकसित भारत की परिकल्पना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उन्हें कृषक हितैषी और टिकाऊ खेती के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना से किसानों को लाभ भी हुआ और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी। किसान लाभार्थी अपने खाता संख्या की जांच, रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए पीएम किसान योजना के अपग्रेडेड मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पीएम किसान योजना देश भर के किसानों के लिए लाई है एक नया सवेरा। तभी तो हर किसान का समृद्धि और सामर्थ्यवान होने का सपना हो रहा है पूरा। देश के किसान भाइयों और बहनों को उनकी मेहनत का मान सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिसमें 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। एक अनुपम पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया।
ये कार्यक्रम विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए शुरू किया गया है। ये आबादी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 समुदाय में कुल 22,554 गांवों में रहती है, जिनकी कुल संख्या लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां दूर दराज, दुर्गम क्षेत्र में और वन क्षेत्रों में रहती है। इनके समग्र विकास के लिए ये परियोजना कुल 24,000 करोड़ की है। परियोजना के तहत आयुष्मान भारत योजना, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन, टीबी उन्मूलन, टीकाकरण अभियान, दूरसंचार कनेक्टिविटी, सुरक्षित आवास और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और आइए आपको बताते हैं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान की शुरुआत झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब की रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान की शुरुआत झारखंड से हुई और आज यहीं से आदिवासियों से संबंधित 2 योजनाएं भी शुरू की जा चुकी हैं। देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा है और जनजातीय गौरव दिवस का भी मौका है। तो नितेंद्र, आपका स्वागत है किसान समाचार में। बात करेंगे आपके साथ कि जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त आज जारी की है और किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण पल और कितना फायदेमंद रहेगा ये? निश्चित तौर पे ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है क्योंकि आज 15वीं किस्त जारी की गई और 18,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के बैंक खाते में आज चला गया है। और इससे पहले 14 किस्त जारी की गई थी और सरकार ने अब तक 2,62,00,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डाला है। और इससे फायदा ये होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि जो आगे आने वाले समय में किसानों को
चाहे वो चना की बात हो या दलहन की बात हो या फिर गेहूं बोने की बात हो, उसमें उनको फायदा होगा। और ये हमेशा प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि किसान जब सशक्त होंगे, संबल होंगे, समृद्ध होंगे, तभी जाकर के जो विकसित भारत की जो सपना है उसको वो साकार हो सकेगा। तो किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल आज रही और प्रधानमंत्री ने 15वीं किस्त जारी की। नितेंद्र, जैसे कि अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना तो उन्होंने कहा कि किसानों को उन्होंने दूसरा अमृत स्तंभ बताया है और कहा है कि उनके लिए जितना कुछ हो सकेगा केंद्र सरकार से वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि उनका जो जीवन है वो बदला जा सके। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने 4 अमृत स्तंभ की बात की, उसमें दूसरे नंबर पे उन्होंने किसानों को रखा। और किसान चूंकि हम जानते हैं कि धुरी है देश की अर्थव्यवस्था में उनका काफी योगदान रहा है, अन्नदाता है वो। और हम जानते हैं कि जो अब आज भारत जो अनाज के मामले में सरप्लस है, दूसरे देशों को निर्यात करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, किसानों की मेहनत का है। और यही वजह है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय हम जानते हैं कि श्रीअन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो अब किसान मिलेट्स या श्रीअन्न उपजाएंगे तो उसका भी न केवल अपने देश में उसकी खपत होगी, बाकी एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। तो जब किसान सशक्त होंगे तो निश्चित तौर पे देश में खुशहाली, समृद्धि आएगी और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी, उनकी आमदनी भी दुगनी होगी, तिगनी होगी। तो इस दिशा में लगातार सरकार का प्रयास है। प्रधानमंत्री की हमेशा फोकस में, केंद्र में किसान रहे हैं। बीते 9 साल में अगर हम देखें पीएम मोदी की जितनी भी पहल रही है, जितनी भी योजनाएं रही हैं, उसके केंद्र में किसान रहे हैं। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा। और अब देखिए कि सॉइल की बात करें कि उनकी मिट्टी की हेल्थ की जांच होती है, साथ ही साथ नैनो यूरिया का उन्होंने शुरुआत की। नैनो यूरिया किसानों को मिला, पहले बोरा में यूरिया जाता था। बिल्कुल नितेंद्र, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी होने से जो किसान हैं उनका जो जीवन है उसमें बिल्कुल एक अलग ही विकास नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने औपचारिक उद्घाटन किया। इस मेले में कुछ हटकर उत्पाद भी दिखाए जा सकते हैं। इसमें एक तरफ जहां जूट के थैले इको फ्रेंडली माहौल बना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की ऊन से बनी छोटी छोटी गुड़ियाएं भी लोगों को काफी लुभा रही हैं। कैसे हैं ये उत्पाद, इस पर जूट के थैले बनाने वाली मोनिका और अरुणाचल प्रदेश की अम्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग ज्यादा से ज्यादा जूट के थैलों का इस्तेमाल करें, इसको लेकर मोनिका यहाँ पर जूट के थैले लेकर आई हैं। बात करते हैं मोनिका, क्या कहेंगे? सर, हमारा जो मेन कंपनी का फोकस है वो जूट बैग्स, इको फ्रेंडली बैग्स पे। इसमें जूट बैग्स भी आते हैं, दरी बैग भी आते हैं, कैनवस बैग भी आते हैं और कुछ हमारे कॉटन के बैग्स भी आते हैं। किस तरह से तैयार करते हैं और कितना अच्छा लगता है आपको व्यापार मेले में? व्यापार मेले में आके बहुत अच्छा लगता है। हमें यहाँ पे लोगों का रिस्पांस और इंटरेस्ट से पता चलता है हमें आगे वो क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम वेरिएशन लेते आते हैं हर टाइम टू टाइम। यहाँ आप कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक के थैले लेकर आए हैं और क्या उम्मीद है लोग कितना पसंद करेंगे? हमारे पास 100 से लेके 350 तक की रेंज है। इसमें हमने थोड़े क्रिएटिव बैग्स बनाए हैं जिसमें एप्लिक वर्क आता है। इसमें हर एक पीस को हम कट करके स्टिच करते हैं, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट का काम है और हमारे कारीगर इसको बहुत मेहनत से बनाते हैं। आपका कैसा चल रहा है? जैसे पीएम मोदी हमारे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं जूट को, इको फ्रेंडली बैग्स को, तो उससे हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अम्मा बगवी भी यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऊन से बने खिलौने लेके आई हैं। सारा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम है हमारा। ये छोटा छोटा जो आइटम है ना, ये जो हम HSG ग्रुप लोग को ट्रेनिंग देता है, फिर इसका बाद ये बनाने देता है। तो हमारा अंदर में हमारा छोटा सा एक संस्था है, दोनी आने मल्टीपर्पज सोसाइटी KVI का साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं के अंदर हमने कुछ लोन भी प्रोवाइड मतलब मिला है, सपोर्ट मिला है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। कैसे सोचा कि इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे बनाए जाएं, डॉल बनाए जाएं? क्योंकि अभी दिस टाइम बहुत मार्केट में जरूरी है। जो चीज हम लोग बाहर से जो लाता था ना, बाहर से जो नहीं ला पाता, आजकल अपना इंडिया में मेक इन इंडिया, मतलब जैसे हमारा मोदी जी ने अनाउंस किया था अपना अंदर में कंट्री का अंदर में एक अपना खुद मेकिंग करना चाहिए, मतलब खुद प्रोडक्ट सेल्फ मेकिंग होना चाहिए।
तो उन्हीं का अनाउंसमेंट का हिसाब से हमने ये डिज़ाइन तैयार किया था, तो ताकि हमारा यहाँ का लोग रोजगार भी मिले ना, और मार्केट में भी अच्छा अपना खुद का प्रोडक्ट सेल हो। ऐसे बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो ये अद्भुत और अनोखे उत्पाद देखना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो 42वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में कई चीजें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने करनाल चीनी मिल में 48वें पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों से गन्ना खरीदेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान इस चीनी मिल में 55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई के साथ 10% चीनी रिकवरी का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास की भावना से समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने गन्ने का मूल्य 386 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगले वर्ष के पेराई सत्र के लिए गन्ने की कीमत 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने सहकारी चीनी मिलों को घाटे में बाहर लाने और किसानों को दूसरे राज्यों में गन्ना ले जाने की आवश्यकता को कम करने की मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही एथेनॉल और बायोगैस संयंत्रों को जोड़ने सहित मिल क्षमता बढ़ाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। और तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून के तेज होने के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर मानसून के चलते तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं जल जमाव है तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं भी घट रही हैं। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों और कराईकल में 15 नवंबर को कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक दबाव में केंद्रित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना भी जताई है। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। मंगलवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में कोई भी खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है, लेकिन 14 नवंबर को इसकी आवक सीमित रही। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 13 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में 13 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2125 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2125 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की जफरगंज मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 नवंबर को गेहूं का भाव था 2500 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2520 रुपए पर हुए। राज्य की ही मुगराबाद शाहपुर मंडी में बीते 2 दिनों से गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 नवंबर को गेहूं का भाव 2380 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो मंगलवार को इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2425 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 2455 रुपए। वहीं रामपुर मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2380 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में
50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर की आवक सीमित देखने को मिली। कुछ ही मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 14 नवंबर को इसके सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बुरहानपुर मंडी में 13 नवंबर को अरहर का भाव रहा 8,700 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,700 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 नवंबर को अरहर का भाव था 9,520 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 9,500 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों में पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। बात दलहन की पैदावारी की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की पैदावार की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। अरहर की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। प्रोटीन से भरे दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,68,000 टन का हुआ है, जबकि 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,60,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 92,000 टन की कमी देखने को मिली है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टिकरी गांव के पास हुए इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे। पंजाब के तरनतारण जिले के ग्राम म्यांवाली में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसका इस्तेमाल सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता था। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। इस दौरान बाबा केदार के जयकारों से धाम गूंज उठा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर भाई दूज मनाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी भैया दूज की बधाई दी। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। कुन्नर ने एम्स में बुधवार सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। नवनियुक्त कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी विजेंद्र ने बेंगलुरु में कार्यभार संभाल लिया। विजेंद्र ने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्ववर्ती नलिन कुमार कत्तील से पदभार ग्रहण किया। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप 2023 से पहले शुभकामनाएं देते हुए रेत की एक मूर्ति बनाई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।